पिछले क्लास में कहाँ तक वो, चलो बात बात करो, बात बनना करना बंद करो बेटा। लाइसोसोम हो गया था ना? हाँ, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं ऐसा? हम्म, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, अपने आप को उसका यूज करते हैं कि मतलब और दूसरे भी सेल इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए अपने आप को वो सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अपने आप को मार लेते हैं। है ना, कितना अच्छी बात है ना, देखो। अगर ऐसा ना करते तो हो सकता है कि और लोग मर जाते, पूरी सेल खत्म हो जाती, पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब पूरी बॉडी खत्म हो सकती थी। तो हम लोग ये लाइसोसोम पढ़े थे। अच्छा, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये दो टाइप के थे ना, एक सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन और एक डबल बाउंड मेम्ब्रेन। जो ये वाला पढ़े थे, ये कौन सा था जो हम लोग पढ़े थे? वो सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे सारे ना ऑर्गेनल्स। अब इसके बाद आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू जब करेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसका ऑर्गेनल्स ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। तो पहले हम लोग बात करेंगे माइटोकांड्रिया का ही, है ना। देखो, कौन कौन देखा है माइटोकांड्रिया? बोल ही नहीं रहे हो यार। कसवी नाम है ना तुम्हारा? कसवी। तुम तो कोई बात नहीं, वो प्यार से लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोई देखा है माइटोकांड्रिया? तुम लोग नहीं देखोगे बैंक रोड पे? अभी हम आ रहे थे, बैंक रोड पे मिला था माइटोकांड्रिया, समोसा बांट रहा था। समझ गए? अभी देखना, अभी देखना ये समोसा कैसे बांटेगा। माइटोकांड्रिया का जो काम होता है। अच्छा, तुम लोग जब समोसे खाते हो तो क्या एनर्जी मिलता है ना? कुछ भी खाते हो एनर्जी मिलता है ना? तो ये भी ना हम लोग को एनर्जी देने का काम करता है माइटोकांड्रिया। इसीलिए जानते हो, इसको हम लोग ना एक नाम से बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकांड्रिया का। जो माइटोकांड्रिया है, वो हम लोग का पावर हाउस ऑफ द सेल है। और पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जो लाइट जहां से आती है ना, फिर आके एक स्थान पर कलेक्ट होती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, देखो उसको लोग बोला जाता है पावर हाउस। सुने हो ना वैसे लोग नाम? लाइट जहां बनती है, मान लो तो फैक्ट्री हो गई, अब फिर आके एक स्थान पे हर जगह मोहल्ले मोहल्ले में पावर हाउस बना होता है, वहां से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए उसको उसी से बोल दिया जाता है पावर हाउस। अब ये एनर्जी हम लोग को देती है ना। तो उससे पहले अभी ये समझ लो कि ये माइटोकांड्रिया क्या होता है, कैसा दिखता है। तो देखो, ये पहली बात तो, ये जो दिखाई दे रहा है खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, सबको दिखाई दे रहा है? तुम लोग दिखाई दे रहा है ना ये सब? देखो, ये माइटोकांड्रिया है, तो इसमें ऐसे ये लेयर पाई जाती हैं। तो एक ये देखो बाहर की वाल हो गई, जो हम ये रेड कलर का जो कर रहे हैं, और ऑलरेडी रेड कलर का ही है। ये एक हो गई, ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे जो ये बाहर वाली है? इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो वाइट कलर की है, अभी करेंगे, ये देखो, ये वाली जो है, ये ऐसे ऐसे करके बनी है, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ऐसे बात समझ में आ रही है थोड़ा सा? तो इसके अंदर देखो, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस होगा, ये जो बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। याद करो, बताया था ना, जो किसी बीच में अगर बाहर का वाल और अंदर का वाल दोनों के बीच में स्पेस है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके बीच में जो कुछ है, ये मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। और देखो, इसके बाद ये ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, मतलब ये अंदर जैसे घुसी है, मान लो ये ऐसे एक आउटर हो गया, और इनर वाला ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, है ना। मान लो ये ऐसे ऐसे बना है। तो इसमें क्या है कि जो ये वाली वाल है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। यहाँ पे देखो, जो ये जैसे अंदर से देखोगे तो ये बच गया, है ना, ये वाला स्पेस। तो ये स्पेस कहलाएगा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये वाला।
अब यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है ये वाला, समझ गए? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मेमोरी स्पेस, और इसके बीच में जो ये लेयर है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। बात समझ गए? अब देखो इस मैट्रिक्स में यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसा ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं ना क्रिस्टी। ये जो दिखाई दे रहा, सॉरी ये नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको ध्यान दो, ये जो ऐसा बनेगा ना, ये ये बन गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी। समझ गए? देखो बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन, जो बीच में स्पेस है उसको मैट्रिक्स, और जो ये वाला स्पेस बच रहा है जैसे यहाँ वाला, इसको क्या बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा ये ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी। इतना बात समझे? अब देखो इस क्रिस्टी में ना, जो ये क्रिस्टी है अगर हम इसको यहाँ पे बनाए ऐसे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसा, समझ गए? अब देखो इसमें ना, इसमें ऐसे ऐसे एक पार्टिकल पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट 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 थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो ये जो पाया जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। और F0 F1 पार्टिकल मतलब ये होता है कि अगर हम इस पार्टिकल को ऐसे बड़ा कर देंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझे? इस पार्टिकल को बड़ा करके कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस वाले को, इसको बोलते हैं F0 या F0 भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। ये है F0 पोर्शन, और ये वाला जो पार्ट है इधर नीचे वाला, ये है F1 पोर्शन। बात समझ आ गई? कहाँ पे हम लोग पहुंचे? यहां से इसको, ये क्रिस्टी के ऊपर ही जो पाया गया इसको हम लोग बोला गया F0 F1 पार्टिकल, या इसको हम लोग बोलते हैं एटी पेज। अभी हम बताएंगे इसका एटी पेज में क्या रोल होता है। तो आप जानते हो मेन यही इसका, यही मेन इसका फंक्शन करता है, और इसी को कहीं कहीं ना ऑक्जीसोम भी बोलते हैं लोग। जो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जीसोम। दिखाई दे रहा है? बात समझ आ गई? इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे कि इसके अंदर ये होता क्या है, कि जो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द। उसके पहले तुम लोग के नोट्स में ये सब पॉइंट दिए गए हैं, ये सब पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रॉड शेप्ड स्फेरिकल बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन इन द साइटोप्लाज्म, देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 to several thousand इन ईच सेल। ये एक सेल में अगर देखा गया तो सेल में एक से लेके बहुत हजारों तक होते हैं। ये वेरी करता है कि सेल कहाँ की है। सेल अगर कहीं ऐसे स्थान की जहाँ को एनर्जी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी। सुन रहे हो चश्मा? जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसको एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। बात समझ आ गई? अब देखो इसके बाद यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किए थे, अल्बर्ट वान कॉलिकर 1880 में, है ना। और एक बिंदा नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ये टर्म दिया था पहली बार। ये एक बिंदा नाम का बंदा था जिन्होंने पहली बार ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया। डिस्कवरी तो उन्होंने कर लिया था इसमें 1880 में एल्बर्ट वान कॉलिकर ने, लेकिन इसको टर्म जो दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम लोग बोलेंगे, वो कौन दिया? बिंदा ने। ठीक है। हाँ, जैसे टर्म देने से पहले कुछ नाम नहीं, जैसे जब लड़के का जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या नहीं है? चेंज कर लो उसको, उसको चेंज। हाँ, पीडीएफ वो जो दिया गया है उसको ये बनाओ जो इसमें लिखा है। बना लिए?
इनका ये क्वेश्चन था कि इसके पहले हम लोग बोले कि टर्म दिया गया तो उसके पहले क्या बोला गया था। आज जब किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो उसका क्या कुछ नाम था, उसको बोलते हैं ना, एक बेबी हुआ है अभी, अभी उसका नामकलेचर नहीं हुआ है ना, नाम कुछ होता है ना, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है कि आज इसका नामकरण होगा। तो इसको मतलब डिस्कवरी कर लेगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट मिला है सेल के अंदर, बात समझे। अब उसके बाद इसका ये काम है, और उसके बाद फिर कहा चलो अच्छा हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, तो कहा फिर इसने आया कहा हमने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिए, बात समझ गए। अब इतना समझना है। अब आगे चलें थोड़ा सा, इसका देखो फंक्शन देख लें, सॉरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर ही दिया, इसमें कुछ बचा नहीं स्ट्रक्चर में। बस ये पूरा इसका जो है ये लेयर होती है, और इसमें ये बीच वाला मैट्रिक्स, ये क्रिस्टी एंड ऑक्जीसोम जो हमने लिखा था, ये वाला जो कंटेंट है ये वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये वाला, इसी को बोलते हैं ऑक्जीसोम। ये जो F1 F0 F1 पार्टिकल है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो ऑक्जीसोम्स यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। या तो इसको ऑक्जीसोम बोलो या F0 F1 पार्टिकल बोलो। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो आगे इसका फंक्शन देख लो। फंक्शन जो होता है इसका, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सेलुलर रिस्पायरेशन के समय हेल्प करता है। अब देखो पहले थोड़ा समझो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में? हाँ, तुम्हारी कापी भी नहीं है क्या? कापी निकाल लो थोड़ा सा, कोई कापी निकाल के बैठो, कुछ बोले तो लिखोगे नहीं तो पीडीएफ नहीं का तुम्हारे पास? ये जो ये नहीं है क्या, अभी ले जाना रूम, अब ये खोल लो। हम बताओ क्या बोले थे? हाँ, तुम लोग रिस्पायरेशन जानते हो, जैसे हम लोग सांस अंदर ले जाते हैं, मतलब इसमें देखो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसी को तो यही प्रोसेस तुम लोग सुने हो ना, रिस्पायरेशन, सांस लेना। लेकिन ये है उसी का प्रोसेस, लेकिन ये उसका एक पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, है ना। जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग करना। अच्छा जानते हो, जैसे मान लो हम लोग अगर बात करें रिस्पायरेशन की, तो देखो मान लो ये इधर से हम लोग अपना ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, और फिर इधर हमारे होंगे दो लंग्स मिलेंगे ऐसे, ऐसा लंग्स नहीं था लेकिन तुम लोग थोड़ा सा मान लो कि ऐसा लंग्स है, ठीक है। ये दोनों लंग्स हैं, इधर से ऑक्सीजन मान लो ऐसा एंट्री किया, O2, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे आया O2 लंग्स में, लंग्स के बाद जानते हो इसी के ऐसे पास पास क्या रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस हमारे ब्लड कैपिलरी में, बात समझ गए। अब जैसे ब्लड कैपिलरी में जाएगा तो देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या है, जो सब अब हम इसको यहाँ बड़ा करके दिखाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे सब में भरा हुआ है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ब्लड में कहां से आया बताओ, ब्लड में ग्लूकोज कहां से आया? हाँ, हाँ जो हम लोग खाना खाए तो पहले डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, फिर ब्लड में मिल गया, तो ब्लड में ग्लूकोज टहल रहा है। लेकिन इस ग्लूकोज को जब तक ऑक्सीडाइज नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन डाल के इसको तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमको एनर्जी नहीं देगा, बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्लूकोज को, ऑक्सीजन ग्लूकोज को जो तोड़ने के बाद एनर्जी देने का काम करता है, वो करता है रिस्पायरेशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखो यही जो ब्लड, ये जो ब्लड में ग्लूकोज है, जैसे ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, अब जब ये ब्लड में ग्लूकोज, अब फिर इसी के बगल बगल ऐसे सेल भी रहती हैं, सब में सेल रहेगी ना, तो जब ये ग्लूकोज जाएगा सेल में, तो अब ये ऑक्सीजन भी इसी ब्लड में ऑक्सीजन भी जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ ग्लूकोज भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। अब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, जब इसको तोड़ेगा तो ये क्या है, ये है सेल, है ना। तो सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी देने का काम जो करता है, वो करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और इसी प्रोसेस हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसको बोला जाएगा सेलुलर
रिस्पायरेशन। समझ गए बात को? तो यही काम माइटोकांड्रिया करता है। तो हमारे सेल में, अब सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होगा, वही माइटोकांड्रिया ग्लूकोज को तोड़ेगा और हमको एनर्जी देगा। जैसे कि अगर देखो, मान लो एक गाड़ी है, मान लो बाइक है, उसमें पेट्रोल डाल दो तुम। अब पेट्रोल डालने से तुरंत चलेगी, है नहीं, है ना? वो चलेगी तभी जब उसमें को हम लोग पेट्रोल को, गाड़ी स्टार्ट करके पेट्रोल को जलाएंगे, और जब जलेगा तो उसके अंदर इंजन में प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर से क्या होगा, वो गाड़ी चलेगी। अब केवल डाल देने से एनर्जी थोड़ी मिलेगी उसको, है ना, जब तक वो जलेगा नहीं। तो हम लोग अगर ग्लूकोज खाते रहें, अगर ये सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। और जानते हो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। हमेशा कोई भी चीज टूटेगा, लास्ट में जब एनर्जी मिले तो किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। तो यही काम करता है माइटोकांड्रिया, सेलुलर, इसी को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। बात समझ गए? अगर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इसमें होता जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज का। अब तुम लोग आई थिंक समझ गए होगे ना? तो ये वही इसमें फंक्शन, देखो इसमें वही लिखा है, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम और एंड फॉर्म एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका फुल फॉर्म भी जान जाओ, ये काम आता है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और दूसरा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का नाम सुने हो तुम लोग? एसिड जानते हो और फैट भी जानते हो, है ना? तो अगर कोई ऐसा एसिड इसमें फैट का कभी कंटेंट है तो उसको हम लोग बोलोगे फैटी एसिड। जैसे ग्लिसरॉल का नाम सुने हो तुम लोग, सुने हो ना? तो वो सब फैटी एसिड में आते हैं। बात समझ गए? तो उसका फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब उसका काम कहाँ होता है? जैसे मान लो कि वो, जैसे अगर वो बनेगा ना फैटी एसिड, तो कहीं पे जैसे कोई चीज़ ऐसे फ्रिक्शन ले रहा है तो फ्रिक्शन लेस करने में उसका हेल्प होता है। ठीक है? अब ये देखो, ये वही वाला पार्टिकल बना हुआ है, ये जो हमने यहाँ बनाया था ऑक्सीसोम, ये वाला ऐसे करके, ऐसे, है ना? ये इधर वाला जो F0 F0, तो ये देखो यही वाला पार्टिकल बना हुआ है ये पूरा। अब इसी में देखो एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। और ये यूज करेगा पहले एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, एडीपी का फुल फॉर्म। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको यूज करके, और ये जो F0 F1 पार्टिकल है ये वाला, इससे होके ऐसे पास करेगा। जैसे पास करेगा तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसी तरह ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये इसमें हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग इतना बात हो गई। अब देखो आता है अगला है प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो ये बाहर से घिरा होगा वो डबल लेयर से घिरा होगा। बस में आ रही है? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है। और एक बात यह है कि जो प्लास्टिड होता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा? प्लांट सेल में, है ना? क्योंकि प्लास्टिड होने के कारण इसमें होता है वो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। जो प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं उसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल, है ना? जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस। तभी तो प्लांट जो होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। ना समझ रहा है? अपना फूड खुद बना लेगा, इसका मतलब क्या होगा? वो ऑटोट्रॉफिक। अब देखो ये जो बना है ना, ये क्लोरोफिल, एक ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है ऐसा। ये इसी तरह से पूरा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? देखो हमारे लीफ में, मान लो ये लीफ है ना? तो लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो जहां जहां पे ग्रीन कलर होगा, अगर लीफ के अलावा भी कोई, वहां पे भी ये क्लोरोफिल, ओ प्लास्टिड देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? अब हम थोड़ा समझते हैं ये प्लास्टिड के बारे में, कि इसके अंदर, अब जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ प्लास्टिड है, यहाँ प्लास्टिड है, यहाँ प्लास्टिड है, यहाँ प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड में जो ग्रीन कलर होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। ये एक प्रकार का पिगमेंट है ना? तो जिस वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। और कभी कभी प्लास्टिड का कुछ दूसरा भी कलर हो जाएगा। तो अगर ग्रीन कलर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अगर दूसरा कलर है तो उसका काम दूसरे में होगा। तो चलो पहले पढ़ो यहाँ पे प्लास्टिड ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। जैसे मान लो कहीं सेल में डिफरेंस लिखने को आ गया तो तुम लोग इसको भी लिख सकते हो कि प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है? और दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ
स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस, ये एक उसमें भी इन्वॉल्व होता है, जो फूड सब्सटेंस होते हैं उसको स्टोरेज में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्लास्टिड आर 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका कलर ग्रीन होता है, बस में आ गई। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें बहुत सारे कलर हो सकते हैं, जैसे तुम लोग कभी कभी पत्तियां देखोगे हरी ना होके पिंक कलर की हो जाती हैं, या कुछ कुछ येलो कलर की दिखने जाती है ना, जो लोग गार्डनिंग में हेल्प बनाने में हेल्प वो लगाते हैं, यूज करते हैं उसका। देखो बहुत बहुत सारी पत्तियां कलर दिखाई देती हैं, तो वो जो कलर दिखता है ना वो इसके कारण से, क्रोमोप्लास्ट के कारण से दिखता है। अगर हरी है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, और ये है तो क्रोमोप्लास्ट है। और उसके बाद ये ल्यूकोप्लास्ट है, इसका कोई कलर, ये कलरलेस होती है, ये स्पेलिंग यहाँ चेंज कर लो, जो यहाँ कलरलेस, वो क्या होगा, कलरलेस होती हैं, बस में आ गई। अब अब क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ग्रीन कलर का यही होता है। अब उसके बाद देखो, ऑल द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको समझो। ये वन फॉर्म टू अनदर मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां देखो, देखो मान लो ये वाला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इसको हम मान ले रहे हैं ये है क्रोमोप्लास्ट, और इसको मान ले रहे हैं ये है ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट। तीन ही थे ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट, एल ई होगा यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट। देखो ये क्या करना कि ये आपस में ना चेंज होते रहते हैं जरूरत पड़ने पे। जैसे देखो होगी तुम लोग टमाटर देखो ना, टमाटर पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर उसके बाद वो येलो कलर का होगा, फिर उसके बाद वो रेड कलर का हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो हाँ, येलो नहीं होता है, अरे होता है, जैसे ये तुम्हारी कॉपी है ना उसमें होता है, थोड़ा सा होता है ना, पूरा रेड नहीं रहेगा, जब पकेगा तो पूरा रेड नहीं, जब एकदम पक जाएगा तो एकदम पूरा रेड हो जाएगा। तो जब ग्रीन रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट आगे चल के अगर बन चेंज हो गया क्रोमोप्लास्ट में तो कलरफुल हो जाएगा। और मान लो कोई ऐसा ही कि उसका पत्ती मान लो लीफ कलरलेस हो गई, तो वो उसमें पाया गया अब ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लांट के अब ये जो तीनों है ना, ये एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है ये, पिगमेंट। अब पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट कलर देने का काम करता है, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को कलर देने का काम कौन करता है, पिगमेंट। तो अगर इन पिगमेंट में से जो जैसा पिगमेंट रहेगा वही उसका कलर होगा। जैसे कि अगर पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट है बहुत सारे कलर ग्रीन के अलावा, और कोई कलर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। बात समझ आ गई। तो ये इसके अंदर होते हैं। और अब देखो इसमें एक बात थोड़ा सा बताना रह गया था, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट सेल है। अब इन प्लास्टिड में हमको क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा समझना ये था कि इसको अगर ऐसे फाड़ के कोई देखेगा बीच से, तो देखो ये ऐसे सिक्के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर सब ऐसे रखा हुआ ना कॉइन की तरह, एक ऊपर रख दो इसे। तो ये जो ये पूरा है, इसको जानते हो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये पूरा मिला दोगे तो कहलाएगा ग्रेनम। मतलब ऐसे सिक्का सिक्का इकट्ठा करके इतना मोटा कर दो, आप पूछो कितना है ये मोटा, तो ये कहलाएगा ग्रेनम। समझे। और अगर एक सिक्के को हम बाहर निकालते बोले ये क्या है, तो ये कहलाएगा थैलेक्वाइड। बात समझ आई। जो एक सिक्का होगा वो थैलेक्वाइड है, और अगर उसको अरेंज करके रख दोगे तो क्या कहलाएगा, ग्रैनम। बात समझ गए। और देखो इसके बाद ये जो बीच में स्पेस उसको बोलेंगे ल्यूमन, ल्यूमेन। और जो ये है ये जो बचा हुआ स्पेस इसको बोलोगे स्ट्रोमा। और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो का है। तो अब जब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें दो रिएक्शन होता है। एक होता है रिएक्शन लाइट रिएक्शन,
और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है ग्रेनम में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा में। लिख लो, सोचा है कहीं। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ये दो रिएक्शन होते हैं, तब जाकर ग्लूकोज, वो जो फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, दोनों रिएक्शन होने के बाद। रिएक्शन यार, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। उसी के आसपास लिखना, बहुत दूर मत लिख लेना। बात समझ आ गई? इतना सारा क्वेश्चन लेके तुम इतना लेट? किसको कुत्ता काट लिया? इंजेक्शन लगवाया कि नहीं? अरे रेबीज वाले इंजेक्शन लगवा लो अगर काटा हो। चलो चलो ठीक है, देख लिया, इसको समझ गए। चलो क्लास रिकॉर्ड हुआ है। अब पीछे अभी अभी यही वाला बता दें, फिर से बता दे रहे हैं। चलो, ये हम लोग बात कर रहे थे, प्लास्टिड की बात कर रहे थे। प्लास्टिड हमारे प्लांट में पाया जाता है, हमारे नहीं, सबके प्लांट में पाया जाता है, और एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। अब प्लास्टिड, अब इसमें इसके तीन पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके सभी कलर दिखाई देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और हम लोग इसमें पढ़े थे इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये वाली आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो, ये पूरा एक सिक्के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कि मतलब एक सिक्का ऐसे एक के ऊपर रख दो ऐसा, तो जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे ग्रेनम। ठीक है, और इसको अगर एक सिक्के की बात करेंगे तो उसका बोला जैसे एक सिक्का बाहर निकाल लें तो उसको बोला जाएगा थैलेक्वाइड। बात समझ आ गई? बस ये स्ट्रक्चर था इसका। और इसका, इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर किसी के पत्ती का कलर ग्रीन है तो पहले वो उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, और अगर मान लो उसका कलर अचानक से कलरफुल हो गया तो वो क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा। बात समझ गए? और अगर कोई दूसरा कलर और चेंज हो गया तो क्रोमोप्लास्ट में होता है, और अगर मान लो कलरलेस हो गया तो वो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो गया। इसका मतलब ये सारे प्लास्टिड आपस में कलर चेंज करते रहते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे टमाटर पहले हरा रहेगा, फिर पीला हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। ये पीला टमाटर देखे ही नहीं है, कह रहे हैं सर पीला होता ही नहीं है, ये कहीं गोला से आए हो गया। समझ गए? तो ये हो गया प्लास्टिड का। अब देखो आगे आते हैं, इसका फंक्शन देख लो। ये पिगमेंट इसमें एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, सोलर रेडिएशन, यही काम तो करता है फोटोसिंथेसिस में। जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? यही। अच्छा, तुम लोग जानते हो कि कोई चीज हरा हरा क्यों दिखता है? कोई चीज लाल है तो लाल क्यों दिखता है, हरा है तो हरा क्यों दिखता है, येलो है तो येलो क्यों दिखता है? ओ, हाँ, ग्रीन नहीं, तुम सब थोड़ा सोच पा रहे हो, गलत सोच पा रहे हो। देखो, जो चीज एब्जॉर्ब कर लेगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। हाँ, जो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि देखो जो जो सनलाइट होता है ना, उसमें सातों वाली लाइट आती है, उसको होता है व्हाइट लाइट। जो सन की लाइट आती है व्हाइट लाइट होती है, जो दिखाती है। और जब पड़ती है, जैसे मान लो ग्रीन पे पड़ी तो बाकी सब एब्जॉर्ब कर ले, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो इसीलिए हमको पत्तियां ग्रीन दिखाई देगी। अगर येलो दिखाई दे तो मतलब सब एब्जॉर्ब हो गया, येलो केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ गए बात को? इसीलिए इसीलिए पत्ती हरी, हरी पत्ती हरी दिखाई देती है। अब देखो ये और काम करता है, ये ट्रांसफॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर इनटू शुगर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर का इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको O2 में चेंज करता है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो क्या क्या रिलीज होगा? जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या रिलीज होगा? फोटोसिंथेसिस तुम लोग इक्वेशन जानते हो, CO2 प्लस H2O और ये बनेगा C6H12O6 प्लस O2, ये बाहर रिलीज होगा। और सुनो, यहाँ होता है सनलाइट, LIGHT, और यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। समझ गए? ये चीजें मिल गई, यही है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आएगा हमारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को तुम लोग भी नाम पहली बार सुन ही रहे होगे, हमको मालूम ही है ना? अब पता चल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखो एक्चुअली सेंट्रोसोम, पहले थोड़ा सा ऐसे समझोगे तो बात समझ में आएगी। सेल में ना, सेल में हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी डिवीजन होता रहता है। पहले एक सेल है, 2 बनेगी, 4 बनेगी, 8 बनेगी। सेल डिवाइड किस लिए होती है? हाँ सीधा बोलो, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेल डिवाइड होती है। और जानते हो जब सेल, देखो सेल जब डिवाइड होती है तो कुछ ऐसे डिवाइड होती है, हम थोड़ा सा को बता दे रहे हैं अभी। मान लो ये एक सेल है, हमको इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा, मान लो इसमें एक न्यूक्लियस भी है, और इसी के अंदर हमने याद करो बताया था कि क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन में जब मिलता है तो बनता है क्रोमोसोम। समझ गए? जब क्रोमैटिन मिलता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमैटिन एक धागे लाइक स्ट्रक्चर है, जब इकट्ठा मिल जाता है तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। तो देखो ये मान लो सेल है और इसके बीच में न्यूक्लियस है, और ये जब न्यूक्लियस होता है ना, ये जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं और इसको मान लो यहाँ बना रहे हैं बड़ा करके ये न्यूक्लियस को। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस का कंटेंट है क्रोमैटिन, वो ऐसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लग जाएगा। और हमने बताया था क्रोमोसोम कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होता है ना, हमेशा पेयर में पाया जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे ये क्रोमोसोम जो होंगे, ये ऐसे 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 पहले अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये दो, और इनको ना फिर ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा और इससे बीच से ऐसे धागे वाला स्ट्रक्चर होगा, इनको खींचेगा, इसको इधर खींच लेगा, इसको इधर खींच लेगा। जब ये इधर बाहर खींच ले जाएगा ना इसको, तब ये देखो ऐसा बन जाएगा। इसका देखो ये खींचा तो खींचा तो ये पॉइंट आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। देखो थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, तो ऐसे ये दूर होता जाएगा, और लास्ट में ये जब पहुंचेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक यहाँ पॉइंट बन गया, एक यहाँ पॉइंट बन गया, ये खींच के पूरा इकट्ठा कर देगा। समझ गए? देखो यहाँ एक न्यूक्लियस था, ये डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ना, ये जो सेल है ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे घुसने लगेगी, ऐसे घुस जाएगी, ऐसे, ये ऐसे घुस जाएगी, ऐसे। समझ गए? अब इसका मतलब ये तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा। समझ गए? फिर इसके बाद ये बीच से और पास हो जाएगी, और अलग सेल, ये अलग सेल, एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस। सबको अलग अलग टाइमिंग है। जब हाँ तो इसका टाइम अलग, कोई ऐसा अभी तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है एकदम एग्जैक्ट टाइम, कहीं बताएंगे जब एग्जैक्ट चीज मिल जाएगा तब। समझे? तो ये इस तरह से डिवाइड होता है। अब देखो जब ये डिवाइड होता है तो ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये देखो, ये खींचने का जो काम करता है यही होता है सेंट्रियोल। ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सेंट्रोसोम। तो ये यही वाला थ्रेड है, ये धागा जो खींचेगा,
इसी को बोलते हैं सेंट्रियोसोम का यूनिट है, सेंट्रियोल बोलते हैं इसको। तो जब ये कई मिल जाएगा तो कहलाएगा सेंट्रोसोम, और ये एक रहेगा, ये एक रहेगा तो कहेगा सेंट्रियोल्स। बात समझ थोड़ा बहुत आगे होगी ना। तो ये उसी में काम करता है। तो ये सेंट्रोसोम इज द स्मॉल बॉडी सिचुएटेड एबव द न्यूक्लियस। अब देखो ये न्यूक्लियस के ऊपर रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। तो उसी के आसपास इसको होना चाहिए, तभी जब काम पड़ेगा तो जाके मिल जाएगा उसमें, तो वहीं पे ये पाया जाएगा। तो अब देखो ये ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, है ना। ये जो सेंट्रोसोम है वो किससे बना होता है, सेंट्रियोल से। और ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जैसे देखो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ इमेज दिख रहा है, तुम लोग इसको देख के लग, जैसे मान लो ये पेन लाइक है, तो ये पेन एकदम प्लेन है ना। लेकिन अगर इसके बीच में हम लोग ऐसे 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 मान लो बना दें ये, अब इसको ऐसे पाइप बना दें, तो इमेजिन कर पा रहे, देखो इसको ऐसे पाइप बना दो खींच के, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो एक्चुअली जो धागा ये पकड़ता है ये ऐसा ही होता है। अब देखो इसके अंदर अगर तुम इसको देखोगे एकदम, ये एकदम बहुत अंदर की बात हो रही, एकदम माइक्रोस्कोप से भी देखा जाएगा तभी दिखेगा, ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंखों से सेल नहीं दिखती तो ये कहाँ दिखेगा, समझ आई। अब देखो इसके अंदर ना ये ऐसे ऐसे यहाँ पे तीन तीन सेल का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तीन यहाँ पार्ट ऐसे करके। तो इसको अगर देखोगे तो ये इस तरह बना हुआ है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 ट्रिपलेट होते हैं। क्या ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट प्रोटीन कह सकते हैं इसको लोग, क्योंकि देखो 1 2 3 और ये 1 2 3 इस तरह से 9 होते हैं। तो इसको जब ऐसे करोगे स्ट्रक्चर कट करोगे तो इसमें 9 ट्रिपलेट प्रोटीन हमको दिखेगा। ये देखो जो इसी तरह से में दिखाई, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा क्लियर तुम लोग समझ में इसमें आएगा। बात समझ गए, समझ बताइए, कोई डाउट है। देखो ये वही है सेंट्रियोल। अब ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइबर कॉल्ड ट्यूबुल्स। तो ये बनते हैं 9, उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ट्यूबुल्स। समझ गए बात को ना। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। अब इसका थोड़ा सा ये देखो, अब अगला, हाँ इसका फंक्शन तुम लोग समझिए क्या काम करता है। जब भी सेल डिवीजन होगा तो उसी समय उसको क्या करेगा, डिवाइड करने में हेल्प करेगा, समझ गए। अब इन तीनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। अब ये आज का शायद लास्ट टॉपिक है, वैक्यूल्स, है ना। हाँ? अभी अब इसका भी लास्ट है और तुम लोग को उसका भी लास्ट है, थोड़ा सा टॉपिक बताएंगे अभी हम। देखो ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, वैक्यूम जानते हो, वैक्यूम, वैक्यूम जानते हो क्या होता है। हाँ जहाँ हवा भी ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम। अब कहीं पे वैक्यूम होना ऐसे इतना पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम क्रिएट करना इतना मामूली बात नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ भर ही जाए, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में एयर है ना, तो वो अंदर आ जाएगा। अब सोचो अगर इस रूम से वैक्यूम, इस रूम से अगर पूरा हवा निकालना हो, पहले पूरा पैक करो, फिर मशीन से इसका हवा पूरा बाहर निकालो, और इसके अंदर हवा निकालोगे ना, तो अगर वहाँ कोई दरवाजे पे खड़ा है इतना तेज से अंदर आएगा, इससे खुलेगा तो पूरा खींच लेगा, क्योंकि हवा बाहर अंदर खींचेगा, वो यहाँ भरना चाहेगा, समझ गए। तो जो खाली स्पेस होता है वैक्यूम बोलते हैं, वहीं से ये बना है वैक्यूल्स। हालांकि ये पूरा खाली नहीं होता है, बस ये कि एक बड़ा सा स्पेस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर एक एक सैप भरा होता है, मतलब एक लिक्विड भरा होता है ना, जिसको हम लोग वैक्यूलर सैप बोलेंगे भी और बताते हैं, तो इसीलिए इसको वैक्यूल बोल देते हैं, है ना। लेकिन ये वैक्यूल वही वैक्यूम से मिल के बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर पूरा एकदम खाली नहीं होता है ना, कि बोल दो एकदम खाली होता है, जैसे वैक्यूम का हो एकदम खाली होगा। वो जो ट्रेन की ब्रेक होती है ना, ट्रेन की ब्रेक, उसके अंदर ना वैक्यूम होता है, ये फिजिक्स की बात है। जैसे देखो जब ट्रेन ना उसकी चैन पुलिंग होती है, तुम लोग देखते हो ना, ट्रेन रुक जाती है, जो लोग चैन खींचता है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर हवा एंट्री कर गई, और जैसे हवा एंट्री करती है उसकी ब्रेक पकड़ लेती है। वैक्यूम इसलिए बनाई है क्योंकि उसकी ब्रेक जल्दी फेल ना हो, जिससे उसको अगर अगर एकदम वैक्यूम हो गया तो अब वो ब्रेक फेल नहीं होगी। फिर वहां से इंजन चला के उसको खींचा देगा, चलने में थोड़ा देर लगता है ना उसको, जब पूरा खींच लेगी हवा तब चलेगा। तो यहाँ देखो, अब तो देखो किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लो ये सेल है, ये यहाँ न्यूक्लियस है, और ये ऐसे बगल में बड़ी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है वैक्यूल्स, है ना।
अब इसका शेप कोई ऐसा नहीं होता, हो सकता है किसी और तरह का होगा, लेकिन बस समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये गोला स्ट्रक्चर बनाए हैं, बस समझना है, बाकी इसका स्ट्रक्चर और भी अलग हो सकता है। बात समझ रहे हो? अब देखो पहली बात तो ये वैक्यूल ऐसा होता है, ये जो बाहर एक लेयर है, ये वाली, ये ब्लू कलर की है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये जो है इसको बोलते हैं सेल सैप, इसके अंदर भरा हुआ है वो है सेल सैप। और ये जो है इसमें एक छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। बस इतना कंटेंट इसमें होता है और कुछ नहीं होता। क्या क्या होता है? एक बाहर की जो लेयर है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो कुछ भरा है लिक्विड उसको बोलते हैं सेल सैप, और इसके अंदर एक होता है सेंट्रल वैक्यूल। बात समझ गए? अब देखो, वैक्यूल इज आर अ डिस्टिंक्ट फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक खाली स्पेस होगा उसको बोला जाएगा वैक्यूल्स। अब द प्लांट मेजर पार्ट ऑफ द सेल इज ऑक्युपाइड बाय द सिंगल लार्ज वैक्यूल। इस पॉइंट मतलब ये कि जानते हो, ये जो वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल में ज्यादा बड़ी पाई जाती है, और एनिमल सेल में या तो होएगी ही नहीं या तो बहुत छोटी होगी। बात समझे? तो एक अंतर देखो, अगर पूछा जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट लिखना हो तो एक डिफरेंट ये भी मत पता चल गया कि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ओ मतलब क्लोरोप्लास्ट, है ना। और इसमें प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होएंगी और एनिमल सेल में या तो छोटी होगी या तो नहीं होगी। बात समझ गए? ये हो गया। तो अब इसमें हो गया, देखो इसमें लिखा है एनिमल सेल वैक्यूल आर वेरी स्मॉल आर absent, है ना। अब ईच वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो बता दिए। फ्लूइड प्रेजेंट इन द नोन एज, इसको बोलते हैं, चाहे बोल दो सेल सैप बोल दो या उसको बोल दो वैक्यूल सैप, इन इन दोनों में से किसी एक को बोल सकते हो। समझ गए? अब देखो इसका फंक्शन पे आते हैं हम लोग। हाँ सर, बताएं सर। हाँ, क्या होता है एमपी मतलब? हाँ हाँ, ये नहीं, इसके अंदर भी कुछ भरा होगा। अभी क्या बोले कि कोई भी चीज खाली नहीं रहेगा, बस खाली देखो इसलिए बोला गया ना कि देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सीधा एक लेयर है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, बस एक छोटा सा सेंट्रल वैक्यूल है। बात समझ गए? और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या था, इस वजह से इसको वैक्यूल बोल दिया गया है। बात समझे? इसलिए पहले हम बोल देते हैं कि एकदम पूरा खाली नहीं, इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों दिए वैक्यूम के जो। तो इसके अंदर पूरा खाली नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, और कुछ मतलब वही लिक्विड होगा, जिसको हम लोग यही बोलते हैं कि वैक्यूलर शेप या सेलुलर शेप। समझ गए? अब देखो फंक्शन इसका। अब ये वैक्यूल जो होता है, ये ब्लैक कलर का दिखाई दे तुम लोगों को, ठीक है ना। वैक्यूल हेल्प द सेल्स मेंटेनिंग रिजिडिटी टर्जिडिटी, वैक्यूल सैप स्टोर मटेरियल एंड अदर सल्यूट। देखो इन दोनों पहले मतलब समझ लो। जो वैक्यूल्स होगी वो किसी भी सेल को रिजिडिटी टर्जिडिटी और उसके अंदर कुछ मटेरियल भी स्टोर हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कभी आवश्यकता पड़ने पे सेल में कोई कंटेंट ज़्यादा हो गया तो वो चला जाएगा उसके अंदर, वही अंदर स्टोर रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उससे बाहर आ जाएगा। बात समझे? अभी समझाते हैं और उसको। तो ये हो गया। इन एक्वेटिक एनिमल जैसे अमीबा में पाई जाती है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसी तरह से जैसे ये वैक्यूल है, तो अमीबा जानते हो किस में आता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में आता है। तो उसके अंदर ये वैक्यूल के स्थान पर यही कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, और उसका काम होता है आस्मो रेगुलेशन का। क्या होता है आस्मो रेगुलेशन? हाँ, अक्षय कुमार, नहीं पता है? पता करवाते हैं, देखो। हाँ, जैसे मान लो कि एक एक ये बॉडी है, इधर पूरा पानी भरा हुआ है। अब एक्वेटिक होगा तो पानी में तो रहेगा, है ना। और ये पूरा एक बॉडी, ये पूरा घेर दिए, और इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है। हम्म, देखो इसके अंदर कुछ भरा, इसके अंदर भरा हुआ है। मान लो कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि इसके अंदर पानी ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया,
अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको दिक्कत होगी ना, ज़्यादा क्यों हो रहा है, हम कहते हैं हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका कंटेंट चला जाएगा इसमें, बाहर आ जाएगा। और मान लो कभी ज़्यादा यहाँ हो गया तो ये वाला फिर चला जाएगा इसमें। तो जहाँ ज़्यादा होगा उसको कम ज़्यादा करने के लिए जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं आस्मो रेगुलेशन। समझ गए बात को, क्या बोलते हैं उसको, आस्मो रेगुलेशन। और ये पाया जाता है हमारे एक्वेटिक एनिमल जैसे अमीबा में, तो उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, आस्मो रेगुलेशन का। बात समझे। अब देखो, अब थोड़ा सा हम बताएंगे कि ये जो वैक्यूल्स है ये हमारे सेल में कैसे काम करती है। तो जैसे हम बना दिए कि मान लो ये हमारा सेल है, अब हम केवल केवल वैक्यूल बना रहे हैं ना, देखो ये हमारी वैक्यूल है ना। और ये वाली जो लेयर होगी इसकी, ये वाली जो वाल है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे टोनो प्लास्ट। और इसके अंदर जो भरा हुआ है सेल सैप भरा हुआ है ना। अब देखो इसका क्या काम पड़ेगा, इसको इसका इतना अच्छा काम है क्योंकि जानते हो जो प्लांट की सेल होती है उसके बाहर ना सेल वाल पाया जाता है ना। अब सेल वाल होने की वजह से ये इम्परमिएबल होती है ना। जो सेल वाल होते हैं वो इम्परमिएबल होगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर एक सेल यहाँ है दूसरी सेल यहाँ है, अगर इसके बीच में कंसंट्रेशन बढ़ा तो इसका इसका कंटेंट इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि ये जो बीच के मेम्ब्रेन है ये कैसी है, इम्परमिएबल। समझ रहे हो बात को। तो इसको बचाने के लिए इसके अंदर वैक्यूल को बड़ा कर दिया जाता है प्लांट में। तो मान लो कि जो इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये जो भरा है साइटोप्लाज्म, मान लो इसमें सोलूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया या इसमें पानी ज्यादा हो गया, मान लो मतलब इस साइटोप्लाज्म में पानी ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होगा तो हो सकता है ये सेल ऐसे स्वेल करे फिर फट जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो अब अगर ऐसा होगा तो सेल फट जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये जो ज्यादा वाटर है, ये ज्यादा वाटर क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, इस वैक्यूल के अंदर। अब ये इसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगी। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, कंटेंट जो होगा कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब बराबर हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया, फटने का कोई डर नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कम पड़ जाए पानी, इसके अंदर पानी कम पड़ जाए। जब कम पड़ेगी तो ये क्या हो सकती है, सूख सकती है ना, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जब सिकुड़ जाएगी तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अब मेरे पास पानी था, ले लो ले लो, जब काम पड़ेगा तो ले लो, जब काम ज़्यादा होगा तो हमको दे देना। मतलब हम घर के एक ऐसे गार्जियन हैं बच्चों के, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा होगा हम ले लेंगे, कम होगा हम दे देंगे, समझ रहे हो। इसलिए गार्जियन देते हैं ना, पैसा बहुत नहीं देते होंगे, हिसाब से, ज़्यादा उड़ाओ नहीं और ज़्यादा कम भी ना पड़ने पाए। तो इसी तरह से ये भी मतलब एक प्रकार का सेल को कंट्रोल करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आस्मो रेगुलेशन है ना, सेल को कंटेंट को आस में रेगुलेट करता है, बात समझे। और देखो, और दूसरा काम क्या करता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो स्टोर का भी काम कर लेगा। अब हमने यहाँ केवल वाटर के एग्जाम्पल दिए हैं, केवल वाटर ही नहीं, और कुछ भी चीज़ इसके अंदर जा सकती है। जो भी ज़्यादा हुआ, जो ज़्यादा हुआ इसके अंदर चला गया, जो कम हुआ इसके अंदर से इसमें इसमें आ गया, बात समझ गए। तो यही काम वैक्यूल्स का होता है। तो आई थिंक हम लोग सारा कुछ कवर कर लिए, है ना, सेल का। अभी एक टॉपिक और है। हाँ, अच्छा राइबोसोम भूल गया क्या, छोड़ दिया क्या उसको। ओ, रुको 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 रुको, राइबोसोम कहाँ था यार इसमें, अच्छा इसमें है ही नहीं क्या। ये पीडीएफ था ना तुम लोग का। पढ़ क्यों नहीं रहे।
टाइम है? चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं, वहाँ बता दे रहे हैं राइबोसोम के बारे में क्या होता है। देखो, इधर समझोगे तुम लोग बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। देखो राइबोसोम कहाँ मिला था हमको? ER के ऊपर मिला था ना। उसका काम था कि अगर जिसके अंदर पाया जाएगा तो वो कहलाएगा रफ सरफेस, और जिसमें नहीं पाया जाएगा कहलाएगा स्मूथ सरफेस। तो जानते हो जो राइबोसोम होता है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पहले देखो, ये कुछ एक छोटा यूनिट होता है, इधर एक मान लो छोटा, और दूसरा वाला ऐसे बड़ा सा, है ना। देखो ये है राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होता है, इसका काम एक्चुअली, इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस में, ठीक है। राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में। अब देखो ये कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। देखो इसमें एक यूनिट है, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, और जो ये वाली है मान लो, ये कहलाएगी लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये प्रोटीन कैसे बनाती हैं। देखो ये प्रोटीन ऐसे बनाती है कि इसमें एक ऐसे mRNA होता है, बीच में ऐसे फंसा हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करेगी ना, इसके इसी के ऊपर ऐसे मूव करेगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से जैसे आगे जब बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से ऐसे प्रोटीन बन के बाहर निकलती रहेगी। ये देखो ऐसे इधर प्रोटीन निकलती रहेगी बाहर बन के ऐसे ऐसे, और जितना आगे बढ़ेगी उतना प्रोटीन इसके अंदर ऐसे निकलती चली जाएगी। तो राइबोसोम इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, और जो ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। और राइबोसोम ये, इसकी बस ये समझना कि इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। अब इसमें दो टाइप, एक होता है 70S टाइप का, और एक होता है 80S टाइप का। तुम लोग का PDF थोड़ा देखा ना, उसमें ये दोनों लिखा है ना। हाँ, ये देखो इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया है, दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो? हम बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो। अब जैसे मान लो हमने कहा कि एक है इधर वाला और ये बड़ा वाला। अब ये जो बड़ा वाला है ये स्मॉल है और ये लार्ज है। तो पहले नंबर में क्या दिया है, मान लो हम इसको मान लिया कि ये 70S टाइप का है, ठीक है। इसको मान लो 70S। तो 70 जानते हो जो बनता है, इसमें ये ऊपर का होता है 30S और नीचे का होता है 50S। 30, 50, 80 होता है ना, लेकिन इसको बोलेंगे 70S टाइप का। ये बात ध्यान रखना, जो 30 ऊपर 70S में 30 ऊपर और नीचे 50, मतलब छोटा वाला 30 का, बड़ा वाला 50 का, ये दोनों मिलकर बनता है 70S। और दूसरा एक तो है 80S टाइप का, तो एक छोटा ऊपर एक बड़ा नीचे। तो आप देखो 80S टाइप में यहाँ होता है 40S का, और यहाँ होता है 60S का। अब इसको मिलाओगे तो हो जाएगा 100, लेकिन इसको 100S नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 80S टाइप का, है ना। 80S टाइप का राइबोसोम है, और ये 70। ये ध्यान रखना, अगर लिखने को आएगा 70S राइबोसोम टाइप का सब यूनिट लिखो, तो दोनों लिखोगे, एक ये वाली स्मॉल, है ना, और ये वाली लार्ज। तो स्मॉल होगी 30 की और लार्ज होगी 50 की। 30, 50 का मिला के बनेगा 80, लेकिन होता क्या है 70, समझ गए। इसी तरह से इसमें भी होता है, ये जो 80S होगा ये होगा 80S का, लेकिन इसमें इसमें जोड़ोगे तो आएगा 60S का। और उसने उसके बारे में हमने बता दिया कि ये कैसे फॉर्म करता है प्रोटीन, हो गया। और रुक जाओ, और इसमें कुछ लिखा नहीं होगा बस। हाँ, और एक बात है उसमें, देखो इसमें लिखा है कि ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। एक बात ये भी है, जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है। देखो एक ये भी कंटेंट मिला, ये चाहे प्रोकैरियोट हो
चाहे यूकैरियोट हो, ये दोनों में पाया जाएगा। बात समझ में आई? प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। हो गया बस, और कुछ है नहीं, बाकी इसका फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लो ठीक है, तो हम लोग की क्लास अब लगभग हो भी चुकी है और टाइम भी हो गया है, तो चल तुम लोग खत्म हो गया, अब तुम लोग तैयार रहो टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब अपने अपने बुक से हाँ हाँ, क्यों नहीं, और क्या। पहले तो ये, अभी तुमको बेटा पीडीएफ दिलवा देंगे, है रखा है, ले लेना, लेके जाना, भूलना नहीं। तो अब इसको सब लोग पहले सुनो ध्यान से, पहले अपना पूरा पीडीएफ जो दिया गया है उसको पढ़ना। क्लास सारी रिकॉर्ड हो ही गई है, हम अभी इसको भेज देंगे तुम लोग, या पर्सनली या पब्लिक कर देंगे। ठीक है, जो तुम लोग कहो, क्या करें, पब्लिक कर देंगे, भेज दें? हाँ, पब्लिक ना करें, क्यों? तो इसको भी देख लेना, जिसको अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो प्ले करके देख लेना, बाकी अपना पीडीएफ पढ़ लेना। बाकी जिसके पास जो भी बुक है, जिस भी पब्लिकेशन की, आराम से पढ़ना बैठ के शांति के साथ, समझ में सब आएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम लोग उसको करना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे, जब अगली क्लास होगी तो मिलेंगे सेल टिश्यू के साथ, टिश्यू के साथ। ठीक है।